ताजमहल नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक खूबसूरत इमारत है ना, लेकिन यह सिर्फ एक इमारत नहीं है। ये तो पत्थर में तराशा गया एक वादा है। एक ऐसी कहानी जिसमें इंजीनियरिंग और मोहब्बत कुछ इस तरह से मिले कि आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। चलिए आज इसी बेमिसाल दास्तान की परतों को एक-एक करके खोलते। सोचिए जरा, एक वादे को हमेशा हमेशा के लिए कैसे निभाया जा सकता है? ये सवाल ही तो इस शानदार इमारत की नींव में छिपा है। देखिए, ये कहानी सिर्फ संगमरमर या ऊंची मीनारों की नहीं है। नहीं नहीं, ये कहानी है एक अमर प्रेम की और उस जिद की जिसने उसे साकार करने के लिए इंसान की बनाई हर सरहद को लांघ दिया। और उसका जवाब है ताजमहल। एक ऐसी इमारत जो नामुमकिन सी लगती है, जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। तो चलिए अब जरा उस कहानी में चलते हैं, उस इंसानी कहानी में जिसकी वजह से ये अजूबा दुनिया में आया। और पता है, इसकी शुरुआत एक बहुत ही दुखद घटना से होती है। ये शब्द थे मुमताज महल के। कहा जाता है कि ये उनके आखिरी शब्द थे। साल था 1631 और वो अपने पति बादशाह शाहजहां से ये वादा ले रही थीं। और बस यही वो पल था, वो निजी त्रासदी जिसने इतिहास की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन परियोजनाओं में से एक को जन्म दिया। बादशाह का गम अब एक ऐसी बेमिसाल रचना में ढलने वाला था जैसी दुनिया ने पहले कभी देखी ही नहीं थी। तो वादा तो हो गया, लेकिन अब सवाल ये था कि इस वादे को, इस ख्वाब को हकीकत में कैसे बदला जाए। चलिए मिलते हैं उन जबरदस्त दिमागों से जिन्होंने इस ख्वाब को पहली बार कागज पर उतारा। देखिए, इस ख्वाब को सच करना किसी एक के बस की बात नहीं थी। इसके लिए दुनिया भर से महारथियों की एक ड्रीम टीम बुलाई गई। चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। लेकिन जो खास गुंबद बनाना था, उसके लिए तुर्की से इस्माइल अफरीदी को बुलाया गया। और जो खूबसूरत लिखावट है, उसके लिए फारस से आए अमानत खान शिराजी। मतलब ये उस दौर का एक असली ग्लोबल प्रोजेक्ट था। और मकसद बिल्कुल साफ था। एक ऐसी चीज बनानी थी जो धरती पर जन्नत का नजारा हो, जिसमें भारतीय, फारसी और इस्लामी स्टाइल सब एक साथ मिल जाएं, और वो भी पूरी तरह से दूधिया सफेद संगमरमर से। लेकिन सपना जितना खूबसूरत था ना, उसे हकीकत में बदलना उतना ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। बनाने वालों के सामने एक नहीं, दो बहुत बड़ी चुनौतियां थीं, इंजीनियरिंग की और लॉजिस्टिक्स की। तो सबसे बड़ी पहेली क्या थी? वो ये कि नरम दलदली नदी के किनारे की जमीन पर संगमरमर का इतना भारी, इतना विशाल ढांचा खड़ा कैसे किया जाए। एक गलती, बस एक गलत कदम, और ये पूरा का पूरा ख्वाब यमुना नदी में समा सकता था। और यहीं पर मुगल इंजीनियरिंग का असली जादू देखने को मिलता है। उन्होंने नदी को, जो सबसे बड़ा खतरा थी, उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। कैसे? उन्होंने जमीन के नीचे बहुत गहरे कुएं खोदे और उनमें पत्थर, मलबे के साथ साथ आबनूस और साल की लकड़ी डाली। अब कमाल की बात यह है कि ये लकड़ियां पानी से कमजोर नहीं होती, बल्कि नमी से और भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। मतलब जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, वही नींव की सबसे बड़ी ताकत बन गई। कमाल है ना? अच्छा, ताजमहल की खूबसूरती सिर्फ उस सफेद संगमरमर से नहीं है। उसमें 28 तरह के कीमती और सेमी प्रेशियस पत्थर जड़े हुए हैं। और ये पत्थर कहाँ से आए? पूरी दुनिया से। सोचिए, श्रीलंका से नीलम आया, अफगानिस्तान से लैपिस लजूली, तिब्बत से फिरोजा और चीन से जेड। ये उस जमाने का एक ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क। और आप जरा सोचिए, ये भारी भरकम संगमरमर और दुनिया भर के पत्थर आगरा पहुंचे कैसे होंगे? जवाब है 1000 से ज्यादा हाथी। जी हां, 1000 से ज्यादा हाथियों की एक पूरी फौज ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया। लॉजिस्टिक्स का इससे बड़ा नमूना और क्या होगा? तो मटेरियल आ गया, हाथी भी आ गए, लेकिन इन खजानों को शक्ल देने वाले वो हाथ किसके थे? चलिए अब बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग से हटकर उन इंसानी हाथों की बात करते हैं, उन कारीगरों की जिनकी कला ने असल में ताजमहल को रूह दी। एक दो नहीं, बल्कि लगभग 20,000 कारीगर। 20,000! और उन्होंने 22 साल तक दिन रात इस पर काम किया। पत्थर तराशने वालों से लेकर पेंटर्स तक। उनके रहने के लिए पास में ही एक पूरा शहर बसा दिया गया था, जिसका नाम भी रखा गया, मुमताजाबाद। अच्छा, जब हम ताजमहल की दीवारों को देखते हैं तो उन पर खूबसूरत फूल पत्तियां नजर आती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वो पेंट नहीं है? जी हां, वो पेंटिंग बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे तो एक बहुत गहरा राज छिपा है।
इस कमाल की कला को कहते हैं पच्चीकारी या पिएट्रा ड्यूरा। इसमें होता क्या है कि कारीगर पहले संगमरमर में बहुत बारीकी से खांचे बनाते हैं और फिर उनमें कीमती पत्थरों के छोटे छोटे पॉलिश किए हुए टुकड़ों को ऐसे फिट करते हैं कि तस्वीरें बन जाती हैं। ये काम इतना इतना बारीक था कि एक छोटे से फूल में 50 से भी ज्यादा अलग अलग पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं। सोचिए, हर फूल, हर पत्ती हाथ। और अब एक और कमाल का ऑप्टिकल इल्यूजन देखिए। दीवारों पर जो कुरान की आयतें लिखी हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल एक ही साइज की दिखती हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में कारीगरों ने ऊपर के अक्षरों को जानबूझकर बड़ा बनाया था ताकि जब कोई जमीन से देखे तो आंखों को धोखा हो और सब कुछ एकदम परफेक्ट लगे। है ना कमाल की बात? ताजमहल सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये बहुत बहुत होशियारी से डिजाइन किया गया है। इसकी जो 4 मीनारें हैं ना, वो एकदम सीधी नहीं हैं, बल्कि हल्का सा बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। ये कोई गलती नहीं है, ये तो एक जीनियस सेफ्टी फीचर है, ताकि खुदा न खास्ता अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरें और जो मेन गुंबद है उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। चलिए अब जरा लागत की बात करते हैं और उन अफवाहों की, उन कहानियों की जो ताजमहल के बनने के बाद हमेशा के लिए उससे जुड़ गईं। तो खर्च कितना आया? उस जमाने में मतलब 17वीं सदी में इसे बनाने में लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए लगे थे। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये रकम कई अरब डॉलर में होगी। जरा सोचिए। और वो सबसे मशहूर कहानी कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ये एक मिथक है। इतिहासकारों को आज तक इसका कोई एक भी सबूत नहीं मिला है। असलियत तो यह है कि इनमें से कई कारीगरों ने बाद में शाहजहां के दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे दिल्ली के लाल किले पर भी काम किया था। और आखिर में जरा किस्मत का खेल देखिए। 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हो गया, लेकिन शाहजहां अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल अपने ही बेटे की कैद में पास के आगरा किले में गुजारते हैं, जहां से वो बस दूर से अपनी बनाई इस बेमिसाल रचना को, अपनी मोहब्बत की निशानी को बस देख सकते थे। तो आखिर में सवाल वही है, ताजमहल क्या है? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत मकबरा है, या फिर ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब आर्ट, साइंस और इमोशन, जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो वो कुछ ऐसा बना सकती हैं जो हमेशा के लिए सचमुच टाइमलेस हो जाता है, जिसे समय भी नहीं मिटा सकता।